क्या दोस्तों आपको पता है हमारे भारत देश में जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो इस अवसर पर किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। तो दूसरी तरफ हमारे एक महानतम क्रिकेटर और अच्छे बल्लेबाज जिसका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और इसी के साथ साथ हमारे भारत के आर्थिक जगत और हमारी कला और संस्कृति से जुड़े बहुत से क्वेश्चन आपको इस करंट अफेयर वीडियो में मिलेंगे। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 अगस्त यानी कि आज ही के दिन का यह करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में कितने करोड़ रोजगार सृजित करना है। बहुत ही अच्छी खबर हमारे केंद्र सरकार की ओर से आ रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के जरिए तकरीबन आने वाले 5 साल में 5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5 करोड़। और यह घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से भी की थी और इसी के साथ साथ हमारे नितिन गडकरी जी साहब ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो देखो यह घोषणा नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वावलंबन ई सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी जी ने की है। तो नितिन गडकरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, मैंने कई बार आपको बताया है। यदि आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% इनकम जो है सिर्फ एमएसएमई से आता है और हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और सभी अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है इसका हिस्सा जीडीपी में कितना योगदान अहम है वो आप इस आंकड़ों के जरिए पता चला सकते हैं। और जब बात करते हैं एमएसएमई की तो प्रति वर्ष वर्ल्ड एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, तो याद रखो 27 जून को। तो यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 27 जून को मनाया जाता है। और यहां 3 वर्ड्स आए, एक आया सूक्ष्म, दूसरा लघु और तीसरा मध्यम। तो यह उद्यम के बारे में मैं आपको क्या डिफरेंट है वो समझाना चाहूंगा। सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है, इसे बोलते हैं सूक्ष्म उद्यम। और अब बात करते हैं लघु उद्यम की। तो लघु उद्यम वे होते हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है, इसे बोलते हैं लघु उद्यम। और मध्यम उद्यम की बात करें तो मध्यम उद्यम में संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है, इसे बोलते हैं मध्यम उद्यम। तो कई बार सुर्खियों में यह शब्द आपको सुनाई पड़ते हैं। तो यह तीनों के बारे में आपको इतना याद रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से आपको यह सिंपल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। दूसरा क्वेश्चन, 1300 किलोमीटर लंबाई का नर्मदा एक्सप्रेसवे निम्न में से किस 2 राज्यों को जोड़ने का काम करेगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाले यह नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की बात मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच यह नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा। तो देखो मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। फायदा दोनों राज्यों को होगा।
इससे मध्य प्रदेश और गुजरात में औद्योगिक विकास तेज होगा और रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और इस एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे जहां पर निवेश आएगा और इसी तरह हमारे भारत देश में उद्योगों के बारे में एक नई दिशा प्रदान करने में यह नर्मदा एक्सप्रेसवे हमारे लिए मददगार साबित होगा। किन किन राज्यों को बहुत फायदा होगा? गुजरात और मध्य प्रदेश को। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। क्योंकि लालजी टंडन के निधन के बाद अब मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई। आज चलो कुछ नया जान लेते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश से जुड़ा यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर में था। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ कहां हुआ है? मध्य प्रदेश में। और यहां पढ़ सकते हैं एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में। और जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो इनसे जुड़े हुए कुछ नए फैक्ट 3 क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। नूरजहां किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है? नूरजहां आम की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है। और यहां जब यह नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच, तो अब गुजरात के बारे में भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर को लेकर करंट अफेयर में थे, वो मैं आपको बताता हूं। वर्तमान खरीफ फसल के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा किसने की है? गुजरात सरकार ने, यानी कि विजय भाई रूपाणी ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की। और एक क्वेश्चन जो जन्माष्टमी के पर्व पर सुर्खियों में रहा कि कृष्ण जन्मोत्सव के दिन सुर्खियों में रहे श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री रणछोड़राय जी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह द्वारकाधीश मंदिर और रणछोड़राय जी मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि से जुड़े हुए हैं, तो यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। और जब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। यह बेसिक इंफॉर्मेशन पता है तो चलिए आज कुछ नया सीख ले। गुजरात का राजकीय पशु क्या है? एशिया शेर, यानी कि एशियाटिक लायन। और गुजरात का राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। गुजरात का राजकीय फल है आम, तो गुजरात का राजकीय फूल है मैरीगोल्ड। और यहां आप इमेज के जरिए आसानी से याद रख सकते हैं। और हमने जो तरीका अपनाया है इसके लिए मैं एक स्पेशल शब्द यूज करता हूं जिसे मैं बोलता हूं एजुकेशनल कोरियोग्राफी। ज्यादा से ज्यादा इमेजेस और फैक्ट रखने का हमारा प्रयास है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस किसने मनाया? 15 अगस्त को हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। तो शोक दिवस क्यों मनाया? एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को चिन्हित करने के लिए बांग्लादेश ने यह दिवस मनाया। और शेख मुजीबुर रहमान, उनके बारे में यह 15 जो अगस्त है इनसे एक घटना जुड़ी हुई है कि बांग्लादेश की मुक्ति के 3 वर्ष के भीतर ही 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्तापलट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। तो इसीलिए बांग्लादेश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। और हमारी शेख हसीना जो बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है वो भी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो चलिए आज कुछ हम शेख मुजीबुर रहमान के बारे में और भी जान ले। बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। 2018 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है हसीना अ डॉटर्स टेल, इस सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने अपने पिता की हत्या के बारे में भी बात कही है।
और अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। लेकिन जब भी बांग्लादेश का नाम आपको सुनाई पड़े, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान किसने शुरू किया? डिजिटल अपनाए अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। किस बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक ने। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? कब की गई थी? वर्तमान इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? यह सभी फैक्ट में आपको बताने जा रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई, और पंजाब नेशनल बैंक के दो स्थापक थे जो हमारे महान क्रांतिकारी भी थे। एक थे लाला लाजपत राय और उनके साथ एक उनका मित्र दयाल सिंह मजीठिया। दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की और इसके चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस देशों के समूह के बीच मादक पदार्थों रोधी कार्य दल की चौथी बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में हमारा 5 देशों का समूह जिसे बोलते हैं ब्रिक्स देशों के समूह ने मादक पदार्थ रोधी कार्य दल की चौथी बैठक हाल ही में आयोजित की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का यह संगठन है ब्रिक्स। तो हाल ही में यह चौथी बैठक आयोजित की गई है। तो देखो, भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया है और इस बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। इसी बात को लेकर हाल ही में यह ब्रिक्स देशों के बीच एक चौथी बैठक आयोजित की गई। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हिस्सा 30% है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रति वर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोत्तम नेताओं द्वारा की जाती है, यानी कि यह अल्फाबेट के जरिए प्रति वर्ष इसकी सदस्यता की अध्यक्षता की जाती है। पहले ब्राजील, बाद में रूस, इंडिया, चाइना और तो अल्फाबेट के तरफ इस तरह की अध्यक्षता की जाती है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का MV अख्तर बानू नामक हल्का पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया? यहां आप देख सकते हैं। तो यह समुद्री हादसा हाल ही में हुआ है और इस हल्के पोत का नाम है MV अख्तर बानू, जो बांग्लादेश का था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। और गेहूं लेकर जा रहा था और हाल ही में वो बे ऑफ बंगाल में डूब गया है। तो बांग्लादेश का एक हल्का पोत कल वहां हतिया के निकट बंगाल की खाड़ी में डूब गया। MV अख्तर बानू नामक इस पोत में सवार 13 नाविक लापता है और इसमें 2000 टन गेहूं ले जाया जा रहा था और तट रक्षक बल और नौसेना इसकी तलाश कर रही है, लेकिन हाल ही में पता नहीं चला है। तो यहां हम बात करते हैं बांग्लादेश की। मैंने इनसे पहले के क्वेश्चन में बांग्लादेश के बारे में बताया, आज कुछ फिर से एक बार बांग्लादेश के बारे में कुछ नया सीख ले। तो बांग्लादेश की सीमा रेखाएं की जो लंबाई है वो अगल बगल के देशों की बात करें तो हमारे भारत देश के साथ 4096.7 किलोमीटर की यह हमारी भारतीय जमीन सीमा से सटा हुआ है बांग्लादेश। यहां आप देख सकते हैं। तो यह अड़ोस पड़ोस के जो सभी देश है इनमें से सबसे ज्यादा जमीन सीमाएं बांटता है भारत देश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। और सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। और ये 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां आप मैप में देखिए कि यहां पश्चिम में स्थित है यह कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल, और यहां पर है असम, और यहां पर मेघालय, यहां पर है
मिजोरम और यहां पर त्रिपुरा, इन 5 राज्यों से सटा हुआ है यह बांग्लादेश। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ? तो 18 अक्टूबर 1954 को पुद्दुचेरी जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुद्दुचेरी। लेकिन हाल ही में पुद्दुचेरी सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखो, केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी कानूनी रूप से भारतीय संघ में शामिल होने का 59वां दिवस मनाया है। कब मनाया? 16 अगस्त 1962 को केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी का कानूनी रूप से भारतीय संघ में विलय हुआ था, यानी कि 16 अगस्त को यह 59वां भारत में शामिल होने का दिवस मनाया और राष्ट्रध्वज भी फहराया गया। तो पुद्दुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्र हुआ और इसीलिए 2 खास दिन है, एक है 16 अगस्त। और जब बात करते हैं पुद्दुचेरी की, तो पुद्दुचेरी कहां पर स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं, यह तमिलनाडु में यहां समुद्री तट पर स्थित है यह पुद्दुचेरी। और कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है वो भी पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का ही एक हिस्सा है। दूसरा है यानम, बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहां पर है यानम, वो भी यह पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का ही हिस्सा है। तीसरा है माहे, जो केरल अरब सागर में है। कहां पर? यहां पर यह माहे वो अरब सागर में केरल से सटा हुआ है, वो भी पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का ही हिस्सा है। तो क्लियर? तो पुद्दुचेरी की राज्यपाल कौन है? किरण बेदी, जो हमारे इंडिया की पहली आईपीएस अफसर। और पुद्दुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी। तो यह पुद्दुचेरी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। 8वां क्वेश्चन, करियर में बिना शतक लगाए 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन थे? दोस्तों, हाल ही में एक नए समाचार हमारे सामने आ रहे हैं कि दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने बिना शतक लगाए 2000 रन अपने करियर में पूर्ण किए हैं, और इस क्रिकेटर का नाम है चेतन चौहान। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के चलते चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेतन चौहान। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान ने सितंबर 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला था। किस देश के खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। और सुनील गावस्कर के सलामी जोड़ी के तौर पर मशहूर रहे चेतन चौहान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, यानी कि सलामी बल्लेबाज के रूप में सुनील गावस्कर और चेतन चौहान की जोड़ी काफी फेमस थी। 9वां क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था? यहां आप देख सकते हैं, हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु जिसका नाम है गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसे 2010 में हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। कब? 2010 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2010। और सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के चलते हाल ही में यह करंट अफेयर में है। तो केंद्र जल्द ही प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ करेगा ताकि इन प्रजातियों की जैव विविधता का संरक्षण हो सके। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत नदियों और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन, इनके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में लगभग 3700 गंगा नदी डॉल्फिन है। गंगा नदी डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्रजातियों की IUCN रेड सूची में के तहत लुप्तप्राय घोषित किया गया है। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य देश में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभयारण्य है। तो याद रखो दोस्तों, हमारे भारत देश में इस डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए एकमात्र अभयारण्य है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। ओके दोस्तों, यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन, सुरेश रैना ने पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो कल ही मैंने आपको महेंद्र सिंह धोनी ने जब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इसी के चलते चलते हाल ही में सुरेश रैना ने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सुरेश रैना ने
अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? श्रीलंका के खिलाफ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। और सुरेश रैना जो एक स्पिन गेंदबाज भी थे और साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी। तो देखो, सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 में उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में हुआ था और उन्होंने 26 जुलाई 2010 को भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने एक दिवसीय करियर की शुरुआत 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। तो उन्होंने किस देश के खिलाफ पहला वनडे इंटरनेशनल खेला? श्रीलंका के खिलाफ। और उन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी और एक दिवसीय करियर में कुल 226 मैच खेले और इनमें 5615 रन भी बनाए हैं। यानी कि बहुत ही अच्छे एक बल्लेबाज थे और मीडियम रेंज में वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी करते थे। 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल की शुरुआत की है? तो हमारे केंद्रीय जल आयोग ने यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में गूगल के साथ मिलकर एक बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल। तो देखो, बाढ़ पूर्वानुमान पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में भी जान सकते हैं और इसीलिए हाल ही में हमारे केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ समझौता किया है। और केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई? 1945 में हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थापना हुई और समझौता किया है गूगल के साथ। तो गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूएसए के कैलिफोर्निया में, जो यहां आप हेडक्वार्टर देख सकते हैं। और गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। लेकिन गूगल की स्थापना किसने की थी? यह दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, जो है एक लैरी पेज और दूसरे है सर्गे ब्रिन, दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की, जिसके वर्तमान सीईओ हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी ऐसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। 12वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो मैंने आपको बताया था कि लेबनान की कैपिटल बेरूत में, और बेरूत में वो भी एक समुद्री बंदरगाह पर यह विस्फोट हुआ और इसी के चलते लेबनान की जो बेरूत कैपिटल है वो ध्वस्त हो गई और इसीलिए हमारे भारत देश ने यह मानवीय सहायता भेजी है और 58 टन इस तरह की आपातकालीन सामग्री भेजी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेबनान कंट्री। तो देखो, भारत ने C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से सहायता भेजी है और इसमें गेहूं का आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मैट, चिकित्सीय आपूर्ति आदि भी शामिल है। और इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल दस्ताने भी शामिल है। और इसी तरह हमारे भारतीय समुदाय ने और भारत सरकार ने यह मानवीय सहायता की है लेबनान देश के बेरूत को। तो बेरूत धमाका की बात करें, 4 अगस्त 2020 को 3000 टन संग्रहित एमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ और यह तकरीबन 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट था, जिसका यह इस बंदरगाह पर एक विस्फोट हुआ, जिसके चलते 170 लोग मारे गए और तकरीबन 6000 लोग घायल हो गए थे। और यहां बहुत से जो मकान है, घर है, वो भी डैमेज हो गए हैं। और विस्फोट के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दीब ने इस्तीफा दे दिया। और जापान और ग्रीस के बाद लेबनान दुनिया का तीसरा सबसे ऋणी देश है। भारत की बात करें ऋणी देश में, तो भारत दुनिया का 21वां सबसे ऋणी देश है। और अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। एनसीसी का कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों में विस्तार किया जाएगा? बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि एनसीसी का अब तटीय और सीमावर्ती ऐसे 173 जिलों में विस्तार किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 173, जिसकी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के इस राष्ट्र के नाम संबोधन में की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा भी की थी। और जब बात करते हैं एनसीसी की, तो प्रति वर्ष एनसीसी अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 24 नवंबर को एनसीसी अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। और इसी के साथ साथ एनसीसी की बात करें तो इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं कि भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 की राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई, जिसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में एनसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, महापुरुषों के समाधि स्थल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो कल ही दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था कि महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। शांतिवन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। तो चैत्रा भूमि BR आंबेडकर का और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम है। यानी कि युग्म बी नंबर का जो युग्म है वो गलत था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है हेमराज माली, सोलंकी कल्पेश, सुरेश सियाल। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार आंसर भेजा है। अक्षय भरवाड़ वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हमारे चैनल में आपका भी स्वागत है। गजानन सम्राट ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। उमेश गोंडलिया वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और वसावा किरण उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है, लेकिन डिटेल में आंसर लिखा करो। एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है कन्हैयालाल, अल्केश राठौड़, दीपक रोजासरा, अमृत खान पठान और सहदेव दोलकिया। इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। गजानन सम्राट बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा है। सोलंकी मनोज आपका भी हमारे चैनल में स्वागत और पिछले कुछ दिनों से लगातार आंसर भेजने के लिए धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है विकास कुमार जलगोविंद चाक और उन्होंने चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय भरवाड़, राजकुमार उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। जशपाल मच्छर उन्होंने भी यहां गुजराती में आंसर भेजा है। और राठौड़ अंजलि उनका भी हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। ब्रिटेन में पहली राजनीतिक हत्या करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहां 4 क्रांतिकारी के नाम आपकी स्क्रीन पर है और आपको पता लगाना है कि ब्रिटेन में पहली राजनीतिक हत्या करने वाले भारत के पहले क्रांतिकारी कौन है। आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।